नमस्कार। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बीच जो हालिया टकराव हुआ है वो सिर्फ एक कानूनी घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल भी है। चलिए आज इसी हाई वोल्टेज ड्रामे के कानूनी और राजनीतिक पहलुओं को परत दर परत समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे विवाद की चिंगारी भड़की मुख्यमंत्री के इन शब्दों से। ये बात उन्होंने तब कही जब छापा चल ही रहा था, और इन शब्दों ने एक कानूनी मामले को तुरंत एक राजनीतिक रंग दे दिया। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों में बात करेंगे। पहले जानेंगे कि ये टकराव हुआ क्या था, फिर ईडी को समझेंगे, मुख्यमंत्री और कानून के बीच क्या रिश्ता है, केजरीवाल मामले से इसकी तुलना करेंगे, बंगाल की राजनीति पर इसका क्या असर हो सकता है, और आखिर में देखेंगे कि कानून और लोकतंत्र इस बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टकराव की। आखिर उस दिन हुआ क्या था? तो हुआ ये कि सुबह ईडी की एक टीम कोयला तस्करी मामले में छापा मारती है, लेकिन असली ड्रामा शुरू होता है सुबह 11:30 बजे, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद उस घर में पहुंच जाती हैं जहां छापा चल रहा है। और फिर जब वो दोपहर में कुछ फाइलों और एक लैपटॉप के साथ बाहर निकलती हैं, तो मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो जाता है। शाम होते होते ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच जाती है और मुख्यमंत्री पर सीधे सीधे जांच में बाधा डालने का आरोप लगा देती है। और यहीं से कहानी 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है ईडी का वर्जन, जो कह रहा है कि मुख्यमंत्री ने कानून हाथ में लिया, सबूतों से छेड़छाड़ की, और दूसरी तरफ है टीएमसी का आरोप कि ये तो भाई एक राजनीतिक डकैती है, चुनाव से ठीक पहले हमारी स्ट्रैटेजी चुराने की कोशिश। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से एक राजनीतिक जंग में तब्दील हो गई। अब इस पूरे मामले के केंद्र में है ईडी, जो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये एजेंसी है क्या और ये काम कैसे करती है। देखिए, ईडी को लेकर एक आम धारणा है कि ये पुलिस जैसी ही कोई एजेंसी है, पर ऐसा नहीं है। ये असल में वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक खास जांच एजेंसी है। इसका मुख्य काम है आर्थिक अपराधों को पकड़ना, खासतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करने के मामलों को, और विदेशी मुद्रा से जुड़े कानूनों के उल्लंघन को देखना। तो ईडी को इतनी शक्तियां मिलती कहां से हैं? असल में इसके पीछे 3 बड़े कानून हैं: फीमा, एफएमईओ और सबसे जरूरी पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये पीएमएलए ही वो कानून है जो ईडी को किसी भी अपराध से हुई कमाई को जब्त करने का और बेहद सख्त कार्रवाई करने का अधिकार देता है। और ममता बनर्जी वाला जो मामला है वो भी इसी कानून के इर्द गिर्द घूम रहा है। अच्छा, जांच की प्रक्रिया को भी समझना जरूरी है। इसमें मोटे तौर पर 3 स्टेज होते हैं। पहला है छापा यानी रेड, जिसका मकसद होता है सबूत इकट्ठा करना। दूसरा है पूछताछ, जहां मिले सबूतों पर सवाल जवाब होते हैं। और तीसरा और आखिरी स्टेज है गिरफ्तारी, जो तभी होती है जब एजेंसी के पास बहुत ठोस सबूत और कानूनी इजाजत हो। तो जो कोलकाता में हुआ वो पहला स्टेज था, एक छापा। और इसी छापे से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो आज हर किसी के मन में है: मुख्यमंत्री और कानून का क्या रिश्ता है? क्या हमारे संविधान में किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी से कोई खास छूट मिली हुई है? कई लोगों को ऐसा लगता है, पर चलिए देखते हैं कि कानून क्या कहता है। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 361 ये भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को तो पद पर रहते हुए किसी भी तरह की आपराधिक या दीवानी कार्रवाई से पूरी तरह बचाता है। लेकिन ये इम्यूनिटी, ये छूट प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री को नहीं मिलती। मतलब साफ है, कानून की नज़र में आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री भी एक आम नागरिक के बराबर ही जवाबदेह हैं। हाँ, एक बात और, किसी मुख्यमंत्री को पद से हटाया कब जा सकता है? तो कानून ये कहता है कि सिर्फ जांच या गिरफ्तारी से कोई अपने पद से अयोग्य नहीं हो जाता। ऐसा तभी होता है जब किसी मामले में अदालत उन्हें दोषी ठहरा दे, मतलब कन्विक्शन हो जाए। अब इस मामले को और बेहतर समझने के लिए इसकी तुलना हाल ही के एक और हाई प्रोफाइल मामले यानी अरविंद केजरीवाल के मामले से करके देखते हैं। देखिए, दोनों ही मामलों में जांच करने वाली एजेंसी ईडी ही है, लेकिन आरोपों की प्रकृति और अब तक हुई कार्रवाई में जमीन आसमान का फर्क है। केजरीवाल का मामला शराब नीति घोटाले से जुड़ा था, जिसमें कार्रवाई गिरफ्तारी तक जा पहुंची। वहीं ममता बनर्जी के मामले में जो ताज़ा विवाद है वो कोयला तस्करी की जांच के दौरान पड़े एक छापे में कथित तौर पर बाधा डालने का है।
और यहीं पर यह समझना सबसे ज़रूरी हो जाता है कि कानून में हर केस अपने आप में अलग होता है। उसका फैसला उस केस से जुड़े तथ्यों और सबूतों के आधार पर ही होता है। दो मामलों की ऊपरी तौर पर तुलना करना ठीक नहीं। खैर, कानूनी दांवपेच अपनी जगह हैं, लेकिन इस एक घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक तरह से भूचाल ला दिया है, खासकर 2026 के चुनावों को देखते हुए। अब जाहिर है इस पर राजनीति तो होनी ही थी, तो दो अलग-अलग नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि देखिए, ये भ्रष्टाचार का सीधा मामला है, मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचारियों को बचा रही हैं। उन्होंने टीएमसी का नया मतलब भी निकाला, टू मच करप्शन। दूसरी तरफ टीएमसी इसे केंद्र सरकार का हमला बता रही है। उनका कहना है कि ये विपक्ष को दबाने और चुनाव से पहले हमारा डेटा चुराने की साजिश। तो इसका असर क्या होगा? ये तय है कि 2026 का विधानसभा चुनाव इसी मुद्दे के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा। टीएमसी इसे केंद्र की ज्यादती के तौर पर पेश करके समर्थन जुटाने की कोशिश करेगी, वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार और बंगाल की कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा सबूत बनाकर पेश करेगी। और दिलचस्प बात यह है कि दूसरी विपक्षी पार्टियां जैसे सीपीआईएम भी मुख्यमंत्री के एक्शन पर सवाल उठा रही हैं, जिससे शायद एंटी बीजेपी वोट भी बढ़ सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर में कौन से वो मूल सिद्धांत हैं जो इस पूरे मामले में दांव पर लगे हैं? सबसे पहला और सबसे अहम सिद्धांत, हमारे संविधान के हिसाब से कानून सबके लिए बराबर है, पद चाहे कोई भी हो, छोटा या बड़ा। दूसरी बात, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप खूब होते हैं, मीडिया में भी ट्रायल चलता है, लेकिन कौन दोषी है और कौन निर्दोष, इसका फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका यानी हमारी अदालतों के पास है। और आखिर में तीसरी और सबसे जरूरी बात, किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत उसकी संस्थाओं की आज़ादी और संविधान की सर्वोच्चता में बसती है। जब तक ये संस्थाएं मजबूत हैं, लोकतंत्र मजबूत है। और आखिर में बस एक बात, राजनीति में जो दिखता है, जो खबर बनती है और जो असल में सच होता है, उसके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है।